तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स टाइप। सेल क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। जैसे आपने घड़ी का सेल देखा होगा, कैलकुलेटर का सेल देखा होगा, घर में चलने वाली इन्वर्टर बैटरी देखी होगी, किसान टॉर्च देखी होगी, मोबाइल की बैटरी देखी होगी। ये सब के सब देखा जाए तो क्या है, सेल है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल ऐसी डिवाइस जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करती हो, दो हाफ सेल को क्या करती हो, कनेक्ट करती हो। द डिवाइस विच कनेक्टेड टू हाफ सेल, हाफ चाहे तो हाफ सेल बोले या फिर हाफ सेल के प्लेस पे आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड। कि ऐसी डिवाइस जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करती हो, जोड़ती हो, या दो इलेक्ट्रोड को जोड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, सेल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ड्राई सेल, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ड्राई सेल, उसके बाद में लेड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल, फ्यूल सेल, ये सब एग्जाम्पल हैं सेल की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी में फिर और एक बात आती है कि हाफ सेल या इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे। किसकी हम बात कर रहे हैं, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड की। तो देखिए इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हम क्या देंगे। इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, हाफ सेल, वन पार्ट ऑफ सेल, वन पार्ट ऑफ सेल, या तो कैथोड या फिर क्या हो सकता है, एनोड, या तो कैथोड या फिर एनोड। कि किसी भी सेल के एक पार्ट को कैथोड या एनोड, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड या फिर क्या कह सकते हैं, हाफ सेल। क्लियर है, एक पार्ट को कैथोड या फिर एनोड को। फिर यहां पर जनरली बात ये आती है कि कैथोड क्या है, किसकी हम बात करेंगे, कैथोड की। कैथोड तो स्टूडेंट्स, किसी भी सेल का ऐसा पार्ट जहां पर हमेशा रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन हमें होता है, जहां पर रिडक्शन होता है सेल के उस पार्ट को हम कहेंगे कैथोड। एक बात माइंड में आप अच्छे से फिट कर लें कि ये जरूरी नहीं है कि कैथोड हमेशा पॉजिटिव हो या कैथोड हमेशा नेगेटिव हो, या एनोड हमेशा पॉजिटिव हो, एनोड हमेशा नेगेटिव हो। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सेल का द पार्ट ऑफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर्स, जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे हम कहेंगे कैथोड। और ऐसे कैसे आप अगली बात समझ गए होंगे कि हम एनोड किसे कहेंगे। एनोड कि सेल का ऐसा पार्ट जहाँ पर हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे एनोड। तो एनोड और कैथोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड, जहाँ पर रिडक्शन हो वो कैथोड। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने था सेल, हाफ सेल, एनोड, कैथोड। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की, कि सेल कितने टाइप के होते हैं। बाकी ये चीज़ तो क्लियर है। अब अगली मैं बात करता हूं आपके सामने कि सेल के टाइप कितने होते हैं। ये तो हमने जो उससे रिलेटेड डेफिनेशन से वो देखी थी। अब हम बात करते हैं सेल के टाइप की। तो स्टूडेंट्स, जनरली सेल दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल,
और एक होते हैं सेकेंडरी सेल। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी सेल मतलब हम जिन्हें केवल वन टाइम यूज कर सकते हैं। कितने टाइम यूज कर सकते हैं? वन टाइम यूजफुल जो होते हैं, और जो रिचार्जेबल नहीं होते, जो रिचार्जेबल नहीं होते, उस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी सेल। ध्यान रखें इसको आप, जो रिचार्जेबल नहीं होते उस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी सेल। और इसके अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करें हम, तो ड्राई सेल या मर्क्यूरी सेल, लेक्लांसी सेल, जो भी है, ये एग्जांपल है हमारे पास में प्राइमरी सेल के, जो रिचार्जेबल नहीं होते, वन टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास में स्टूडेंट्स टाइप आएगा वो आएगा सेकेंडरी सेल। जिन्हें हम यूज कर सकते हैं मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं हम इनको। और जो रिचार्जेबल होते हैं, क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे सेकेंडरी सेल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, आपने घर पर इन्वर्टर बैटरी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद मोबाइल की बैटरी आपने देखी है। किसान टॉर्च की अगर हम बात करें, जो किसान यूज़ करते हैं, उस टार्च की अगर हम बात करें, तो ये सब के सब जो सेल हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हैं सेकेंडरी सेल, जो भी रिचार्जेबल हैं वो, ठीक है। और ड्राई सेल अपने घड़ियों में, कैलकुलेटर में जो सेल यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। तो ये जो सेल थे वो दो टाइप के थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, या रिचार्जेबल और नॉट रिचार्जेबल सेल, ठीक है। अब हम जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ डेनियल सेल। देखिए दो टाइप की जनरली और सेल हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आपको। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो स्टूडेंट्स दोनों को मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। और ऐसा सेल जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, उस सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। वो तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले आइए हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ डेनियल सेल, ठीक है। आप डेनियल सेल कहें इसे, या गैल्वेनिक सेल कहें, या वोल्टेज सेल कहें, या कहें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चारों के एक ही नाम होते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में सेल है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल मैं क्लियर लिख देता हूँ हमारे सामने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, या वोल्टेइक सेल, या गैल्वेनिक सेल, ये सभी एक ही हैं स्टूडेंट्स। चारों नाम आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्ट्रक्चर पूछे, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, सभी का मतलब एक होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे सेल
ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसके जो एग्जांपल है आपके सामने है, डेनियल सेल, आप चाहे तो वोल्टेइक सेल कहें या गैल्वेनिक सेल कहें, ये इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले आइए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन थी इसकी। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर्स की ओर। स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको शो हो रही हैं, वो हम क्लियर कर देते हैं। बात हम करेंगे स्ट्रक्चर की। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के सेल में जैसा कि आपको दिख रहा है, एक जिंक प्लेट होती है जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज रहती है। किसके सॉल्यूशन में डूबी रहेगी, वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी रहेगी, जो वर्क करेगी एनोड का। किसका वर्क करेगी, एनोड का, और ये नेगेटिव चार्ज रहता है। इसके बाद हम दूसरे बीकर की बात करें, मतलब आपको डायग्राम में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इस टाइप का जो सेल है, डेनियल सेल की बात करें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्ट्रक्चर की हम बात करें, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो इन दिस टाइप ऑफ सेल 2 बीकर इज प्रेजेंट, 2 बीकर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन 1 बीकर जिंक प्लेट प्रेजेंट इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, जिंक प्लेट प्रेजेंट रहती है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो वर्क करती है एनोड का, और इस पर चार्ज रहता है नेगेटिव। दूसरे बीकर में जो है कॉपर प्लेट प्रेजेंट रहती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। किसके सॉल्यूशन में रहेगी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रहेगी, जो किसका वर्क करेगी, कैथोड का, और इस पर चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, मतलब कॉपर प्लेट और जिंक प्लेट, ये जो दोनों प्लेटें हैं ये वोल्ट मीटर से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, यहाँ पर वोल्ट मीटर से, आप चाहें तो अमीटर भी लगा सकते हैं, उससे जुड़ी रहती हैं। और इन दोनों बीकरों के पास में एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब रहती है, वो इन दोनों बीकरों के बीच में प्रेजेंट रहती है। इस इन्वर्टेड यू शेप की जो ग्लास ट्यूब है, इसे हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। क्या कहेंगे हम, सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें ये जैसे आप देख रहे हैं, NaSO4 का सॉल्यूशन पेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। NaSO4 के अलावा आप इसमें पेस्ट ले सकते हैं KCl का, या फिर आप पेस्ट ले सकते हैं NH4Cl का, या फिर आप पेस्ट ले सकते हैं एगर एगर का। किसका ले सकते हैं, एगर एगर का पेस्ट प्रेजेंट रहता है। इनमें से किसी का भी एक पेस्ट प्रेजेंट रहता है। और इसके जो टर्म होते हैं, एंड ऑफ टर्म, यहाँ पर कॉटन प्लग लगी रहती है, मतलब गीली रुई लगी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास में जो डेनियल सेल है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ कि जब आप PDF के फॉर्म में इसके नोट्स देखेंगे, पूरा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आपको फिर किसी गाइड की या किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे आपको मिलेंगे। अब ये उसकी स्ट्रक्चर थी। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखिए, कोई सा भी जो सेल है डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। द मैकेनिज्म ऑफ सेल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहली जो स्टेप आएगी एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर क्या प्रोसेस होगी, तो देखिए एनोड पर क्या होगा, ये जो जिंक प्लेट है, जिंक मेटल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक मेटल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। एनोड पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो जिंक मेटल है या जिंक प्लेट है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगले स्टेप की हम बात करें कैथोड पर, तो देखिए कैथोड पर क्या सिचुएशन बनती है। एट कैथोड
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर से होते हुए जाएंगे CuSO4 के सॉल्यूशन में। कहां पर जाएंगे? CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो यहां पर ये जो क्यूप्रिक आयन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा इसका? रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, कैथोड पर रिडक्शन हुआ कॉपर का। अब कभी हम टोटल मैकेनिज्म की बात करें, द टोटल मैकेनिज्म ऑफ सेल, तो टोटल मैकेनिज्म देखिए आप, टोटल मैकेनिज्म कैसे हुई यहां पर मैं बताना चाहता हूं। टोटल में आप कैसे लेंगे? यहां पहले जिंक है हमने, तो जिंक ले लिया और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया? सॉलिड, प्लस ये लेंगे आप कैथोड वाला कॉपर, और कॉपर हमारे पास में जो है 2+ है इसके पास में, और ये है एक्वस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक साइड का हो गया। आप एरो लगाएंगे और एरो के बाद इधर के दोनों प्रोडक्ट आप लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखेंगे, आप ध्यान रखें। जिंक पर 2+, ये एक्वस में आ गया है, और ये कॉपर, ये सॉलिड। ठीक है, ये जो सेल की टोटल रिएक्शन है ये कंप्लीट हो चुकी है। टोटल रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ सेल इस टाइप से आएगी, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल जब रेडॉक्स रिएक्शन उतारते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एनोड का ये लिख दिया, फिर कैथोड का इधर वाला पार्ट लिख दिया। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट्स। उसके बाद इस टाइप, इस तरफ का दोनों हो चुके हैं, कैथोड भी और एनोड भी। फिर एरो लगाएंगे हम, फिर वापस एनोड की साइड वाला पहला और फिर कैथोड की साइड वाला। ये टोटल रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और ये सेल है आपके पास। और भी अगर कुछ डाउट होते हैं डाउट बॉक्स में, वो बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला है टॉपिक हमारे पास में, उस अगले टॉपिक को हम देखते हैं कि वो क्या है। अगला हमारे पास सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स अ फंक्शन, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसका फंक्शन क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट ब्रिज जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमको सेम डायग्राम है सॉल्ट ब्रिज का, आप बनाना चाहें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, एक ही बात है। सॉल्ट ब्रिज की ऐसी डिवाइस जो 2 हाफ सेल को कनेक्ट करती हो, मतलब एक टाइप से सेल हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब, यू शेप इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, glass tube which connected two half cell, which connected to half cell। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक टाइप की यू शेप इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करती है, उसे हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। और इसमें मैं फिर से दोहरा देता हूं उस बात को कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो KCl का भी हो सकता है या NH4Cl का भी हो सकता है या फिर एगर एगर का पेस्ट भी रहता है। किसका पेस्ट रहता है? एगर एगर का पेस्ट। और यहाँ पर गीली रुई लगी रहती है, कॉटन प्लग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी डिवाइस जो यू शेप की ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करती है, उसे हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के अगर स्पेशली दो फंक्शंस होते हैं तो दो फंक्शन में पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 पहला क्या होता है कि ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेल सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। और थर्ड की अगर स्पेशल बात करें, इट इज स्टॉप टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये
स्टॉप करता है, उसको रोकने का काम करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दो लिक्विड की जॉइंट को रोकता है। ठीक है, ये फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज की। सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करता है, और जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसको स्टॉप करता है, रोकता है। ये है सॉल्ट ब्रिज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या बात करें हम डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, जो भी है वो बनाना है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज ना हो कि सॉल्ट ब्रिज का पता चले आप यू शेप की ट्यूब बना कर आ गए और लिख दिया हमने सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि यू शेप की ट्यूब बहुत सारी होती है, लेकिन वो सॉल्ट ब्रिज कब होगा, जब वो कैथोड और एनोड को ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का वर्क करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक हमारे पास में है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांसी सेल भी कहेंगे। कौन सा सेल कहेंगे? लेक्लांसी सेल। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्राई सेल है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है लेक्लांसी सेल का। किसका फॉर्म है? लेक्लांसी सेल का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कभी देखें तो ये प्राइमरी सेल है। किस टाइप का सेल है? एक प्राइमरी सेल है। बिकॉज इट इज़ नॉट रिचार्जेबल एंड नॉट यूज मोर देन वन टाइम, है ना। इससे एक बार से हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और इसको हम रिचार्ज भी नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक प्राइमरी सेल है और कॉम्पैक्ट फॉर्म है लेक्लांसी सेल का। देखिए यहाँ पर आपके सामने कंडीशन क्लियर है स्टूडेंट्स कि इसमें जो एनोड है, ठीक है, एनोड बना होता है जिंक मेटल का। किसका बना होता है? जिंक मेटल का। ये जो आप कोटिंग देख रहे हैं, पूरी आउटर लेयर जो है वो जिंक कंटेनर की बनी होती है, मतलब जिंक मेटल की बनी होती है, और ये वर्क करेगी एनोड का। किसका वर्क करेगी? एनोड का। मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, देख लीजिए आप थोड़ा सा इधर भी पीछे। ठीक है, ये हमारे पास में था एनोड, फिर हम इधर भी आते हैं एनोड। तो ये जो एनोड है ये हमारे पास में जो चार्ज रहेगा इसका, ठीक है, जो आउटर लेयर है सेल की वो बनी रहेगी जिंक मेटल की। जिंक मेटल वर्क करेगा एनोड का। ठीक है, उसके बाद इसके बीचों बीच में ग्रेफाइट की रॉड रहेगी। किसकी रॉड रहेगी? ग्रेफाइट की रॉड। और ये वर्क किसका करेगी? कैथोड का। ठीक स्टूडेंट्स, ये किसका वर्क करेगी? कैथोड का। अब इसके चारों तरफ कभी हम देखे जाए, इस रॉड के चारों तरफ जो पॉलिश रहती है, ठीक है, वो पॉलिश रहेगी पॉलिश किसकी रहेगी? यहाँ पर MnO2 प्लस कार्बन, इसके पेस्ट की यहाँ पर पॉलिश रहेगी। किस पर? ग्रेफाइट पर, मतलब कैथोड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका जो वैकेंट प्लेस है, सेल का जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग में NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट रहेगा। NH4Cl और ZnCl2 का क्या रहेगा? पेस्ट रहेगा। और अगर हम बात करें तो इस सेल का जो पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल वो 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक रहता है, सेल का पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी ये कंज्यूम रखता है। ठीक है, ये सेल का पोटेंशियल है। ये स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स सेम कंडीशन आएगी हर सेल में, जैसे कि मैंने आपको बताया है मैकेनिज्म होती है, तो इसकी भी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है इसकी मैकेनिज्म। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप्स। सबसे पहले आएगी एनोड पर,
तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इस एनोड पर क्या होगा, जो जिंक मेटल है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लॉस कर देगी। तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जिंक मेटल का। ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन, जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड हम बात करेंगे एट कैथोड। तो डियर स्टूडेंट्स, कैथोड पर क्या होगा कि जो अमोनियम आयन है वो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। कौन गेन करेगा, एक्वस, ए क्यों लिखा है ब्रैकेट में, आप ध्यान रखें, 2NH4+, ये जो अमोनियम आयन रहेंगे ये जिंक के 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, गेन करेंगे, और इसका हो जाएगा रिडक्शन। ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है। अब हम अगर बात करें टोटल मैकेनिज्म ऑफ सेल, सेल की अगर हम टोटल मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल सी बात है, टोटल मैकेनिज्म, ध्यान दें आप, टोटल मैकेनिज्म में क्या होगा। मैंने आपको बताया जैसे कि हम पहले तो एनोड वाला पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कैथोड वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉलिड, एक्वस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, हमारे पास ये 3 चीज़ें बचती हैं, Zn2+ एक्वस में, 2NH3 अमोनिया बचेगा और रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस। ये टोटल मैकेनिज्म है। Zn आ गया हमारे पास, NH4+ आ गया, आफ्टर रिएक्शन Zn2+, 2NH3 और H2, ये गैस है यहाँ पर H2। आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में G लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेल की जो मैकेनिज्म है टोटल वो कंप्लीट है। अब बात एक और आती है हमारे पास में कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है ये रिएक्ट करेगी इससे, MnO2 से, मैग्नीज ऑक्साइड से, और मैग्नीज ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर देगी। क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी। देखिए रिएक्शन MnO2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2MnO2+, ये रिएक्ट किससे करेगा, H2 से, तो हमारे पास में आ जाएगा Mn2O3 और प्लस में क्या आ जाएगा, H2O। इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। अब एक बात आपको मैं और बता दूँ कि जो NH4Cl है उसका नेचर एसिडिक होता है, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अमोनियम क्लोराइड, इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है, इसलिए जो सेल हैं लॉन्ग टाइम के लिए सर्विस नहीं देते, वो रखे रखे कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो सेल लॉन्ग टाइम सर्विस दे और जल्दी ख़राब ना हो, तो आजकल मतलब हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, नाउ डेज इन द प्लेस ऑफ एसिडिक NH4Cl यूज्ड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, कोई सा भी बेसिक नेचर वाले कंपाउंड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें NaOH, KOH, तो NH4Cl इसके प्लेस पर हम बेसिक नेचर के किसी भी कंपाउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा है क्लियर, हमारे पास में है ड्राई सेल, इसकी स्ट्रक्चर थी, इसकी मैकेनिज्म थी, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, हाइड्रोजन गैस किसको रिड्यूस करती, सारी चीज़ें हमारे पास में क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखिए स्टूडेंट्स, आप लेड स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल भी आप बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप इसको बोल सकते हैं लेड स्टोरेज सेल। स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन पहले में आपको क्लियर कर चुका हूं कि ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइप के सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम उस टाइप के सेल को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल की हम बात करें, लेड स्टोरेज सेल, निकिल कैडमियम सेल, लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल में होती है, किसान टॉर्च, ये सब के सब जो सेल हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, इस टाइप की जो सेल में है 6 से 12 जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो सीरीज ऑर्डर में प्रेजेंट रहती है। कौन से ऑर्डर में प्रेजेंट रहेगी, सीरीज ऑर्डर में। यहाँ पर अभी एक एक प्लेट यूज़ की है, तो 6 से 12 प्लेट सीरीज ऑर्डर में प्रेजेंट रहती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इस टाइप के जो सेल में है, जो एनोड है, एनोड बना रहेगा लेड ग्रिड का, लेड ग्रिड का एनोड बना रहेगा। ठीक है, जिस पर स्पॉन्जी लेड लगा रहेगा। कौन सा लेड लगा रहेगा, स्पॉन्जी लेड लगा रहता है। ठीक है, और स्पेशल बात यहाँ पर इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभी हमने ड्राई सेल स्टडी किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी किया था, उनमें जो एनोड है वो नेगेटिव था और कैथोड कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, एनोड इसमें कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो एनोड किसका बना रहेगा, लेड ग्रिड का। आप ग्रिड ना लिखे तो उसकी जगह रॉड भी लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें स्टूडेंट्स। लेड ग्रिड का बना रहता है और इस पर स्पॉन्जी लेड लगा रहता है। ऐसे कैसे, अगर हम स्टूडेंट्स कैथोड की बात करें, नेगेटिव चार्ज रहेगा ये, तो इसमें कैथोड भी लेड ग्रिड का बना रहता है। किसका बना रहता है, लेड ग्रिड का बना रहता है। लेकिन इसमें रेड लेड ऑक्साइड लगा रहता है, रेड PbO2 लगा रहता है। इस पर क्या लगा रहेगा, स्पॉन्जी लेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पर रेड PbO2 की पॉलिश रहेगी, मतलब रेड PbO2 लगा रहेगा। PbO2 लेड ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो दोनों डिवाइस हैं, मतलब एनोड और कैथोड, ये वोल्टमीटर के थ्रू या मीटर के थ्रू जुड़ी रहती है हमारे पास में। अब अगर हम बात करें इसमें, तो इस टाइप की जो प्लेटें हैं, मतलब 6 से 12 प्लेट, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्लेट है या डिवाइस है 38% H2SO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में इमर्ज्ड रहती है। H2SO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहती है, इमर्ज्ड रहती है, डूबी रहती है। और इसकी जो डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी रहती है जो एसिडिक सॉल्यूशन रहता है इसकी। तो इस टाइप से आपको 6 से 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है। कितने वोल्ट की बैटरी मिलती है, 6 से 12, मतलब 6 से 12 या 3 से 6 वोल्ट जो भी है, 6 से 12 वोल्ट की मिनिमम आपको बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हो गए इसकी स्ट्रक्चर, किसका बना होता है, क्या होता है, ये हमने देख लिया है। अब हम कभी बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या होती है, वो आप देखिए। जैसा कि आप जानते हैं इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप पर कंप्लीट होगी, 2 स्टेप्स में। सबसे पहले भी आप जानते हैं किस पर बात आएगी, एनोड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, एनोड पर ये जो लेड मेटल है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, AQ
2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लॉस कर देगी। तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एनोड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अगले स्टेप में, तो अगला जो आएगा एट कैथोड। तो डियर स्टूडेंट्स, कैथोड पर क्या होगा, ये जो PbO2 है, ठीक है, सॉलिड, मतलब सीधी सी बात है कि जो PbO2 है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यहां पर। देखिए आप, तो यहां पर क्या प्रोसेस बनेगी, आफ्टर रिएक्शन PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है स्टूडेंट्स, कैथोड पर ये सिचुएशन बनेगी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको PbO2 द्वारा गेन कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। किसका, Pb का। देखिए Pb का ऑक्सीडेशन हुआ है, Pb का रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल मैकेनिज्म, क्योंकि टोटल मैकेनिज्म ऑफ सेल, टोटल मैकेनिज्म किसी भी सेल पर क्या होगी उसको देखिए। तो टोटल रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ सेल के लिए। देखिए बड़े ध्यान से देखिए टोटल मैकेनिज्म को। यहां से हमने लिया Pb प्लस, फिर लिया हमने PbO2। देखिए दोनों सॉलिड हैं, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर प्लस SO4 एक और एक SO4 2 हो गए, और हमारे पास हाइड्रोजन भी है, मतलब हमारे पास में है 2H2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, एक और एक, हमारे पास में PbSO4 कितने आ गए, 2, तो 2PbSO4 सॉलिड प्लस ये हमारे पास में आ जाएगा 2H2O। ये जो सेल की रिएक्शन है, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन, ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई। टोटल रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ लेड का, Pb और SO4, PbSO4 बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए लेड ने। कैथोड पर PbO2 ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बना आपके पास PbSO4, और यहाँ के 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O। और लास्ट जो आपको येलो कलर में टोटल सेल की रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है उसको देखिए आप। एक Pb है, ये हमने लिया, यहाँ से लिया PbO2, एक SO4 और 2 यहाँ से 4H प्लस, तो 2H2SO4। तो ये बनेगा 2PbSO4, ये इधर बना हुआ है हमारे पास रिएक्शन के बाद। ठीक है, एक ये और एक ये, 2PbSO4, और ये बच्चा 2H2। जैसा कि मैं फिर दोहरा उस बात को, इलेक्ट्रॉन हम दोनों साइड की रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, जब हम टोटल रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे तब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब लेड स्टोरेज सेल भी कंप्लीट हो। एक और जनरली मैं आपको बात बताऊं स्टूडेंट्स, जब सेल पर वर्क होता है, मतलब सेल वर्क करता है, तो सेल के वर्क करने पर यहाँ से रिएक्शन से आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। जब सेल वर्क करेगा, मतलब हम जब बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, तब H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, और PbSO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब सेल वर्क करेगा तब। और जब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1.20 से कम होगा, लेस देन 1.20, जैसे 1.30 होता है, तो ऐसे कैसे जब सेल वर्क करता है तो H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.20 से कम होगी। तो उस कंडीशन में हम सेल को वापस चार्जिंग लगाएंगे। क्या करेंगे, सेल को वापस चार्ज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक के पिक्चर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्यूल सेल।
तो जनरली पहले हम ये बात कर लें कि फ्यूल सेल क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। Students, the cell which convert chemical energy of fuel cell, which convert chemical energy of fuel cell into electrical energy, मतलब ऐसा सेल जो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस टाइप के सेल को हम कहेंगे फ्यूल सेल। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल है हमारे पास में H2O2 सेल या H2O2 फ्यूल सेल। यह हम स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ेंगे कि फ्यूल सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, एग्जांपल क्लियर हो गया हमारे पास में। अब हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसी सिचुएशन रहती है और क्या रहता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें पोरस कार्बन रॉड होती है, ठीक, पोरस कार्बन रॉड होती है जो कि आयरन टैंक में प्रेजेंट रहती है। किस में प्रेजेंट रहती है, आयरन टैंक में पोरस कार्बन रॉड प्रेजेंट होती है। तो पोरस कार्बन रॉड में एक रॉड जो है वो वर्क करेगी एनोड का, इसमें भी कार्बन रॉड रहेगी, और कैथोड इसमें भी क्या रहेगी, कार्बन रॉड रहेगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो दोनों रॉड हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, इन रॉड पर प्लेटिनम वायर लगा रहता है। कौन सा वायर लगा रहता है, प्लेटिनम वायर। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो इस टाइप से प्लेटिनम वायर लपेटा रहेगा, ठीक है, प्लेटिनम वायर लगा रहता है। तो ये जो प्लेटिनम वायर है ये वर्क करेगा कैटलिस्ट का। किसका वर्क करेगा, कैटलिस्ट का। उसके बाद ये जो दोनों रॉड हैं, ठीक है, ये दोनों रॉड ये 1 मोलरिटी वाले एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डूबी रहती है, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में इमर्ज रहती है, और ये वर्क करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का। इस टाइप के सेल का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ सेल ये होता है 1.229 वोल्ट, इतना पोटेंशियल होता है इस टाइप के सेल का। ये सॉल्यूशन है, ये वर्क करेगा यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट का। आप पीडीएफ में जब नोट्स देखेंगे पूरा आपको लिखा मिलेगा। इस टाइप के सेल का पोटेंशियल 1.229 वोल्ट होता है। तो इस सेल के एक टर्म से, मतलब एक सिरे से, या बात करें हम एनोड से, एनोड से हम कौन सी गैस पास करवाएंगे, हाइड्रोजन, और कैथोड से कौन सी गैस पास करवाएंगे हम, ऑक्सीजन। तो सेल पर जो मैकेनिज्म होगी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जैसा कि आप जानते हैं कि सेल पर जो भी मैकेनिज्म होगी वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, सेल की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और सबसे पहले बात आएगी एनोड की। तो स्टूडेंट्स, एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस है ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरी बात हम बात करते हैं एट कैथोड। तो स्टूडेंट, कैथोड पर
ये जो ऑक्सीजन गैस रहेगी ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखिए एनोड पर हाइड्रोजन गैस ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस की, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन के लिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं टोटल रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ सेल कि टोटल रिएक्शन क्या होगी, सेल पर होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, तो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ से हमने लिया 2H2 गैस प्लस O2, ये भी क्या है, गैस, और इधर से आ जाएगा हमारे पास में 2H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल रेडॉक्स रिएक्शन है सेल की। यहाँ से H2 लिया, यहाँ से O2 लिया, और इधर जो प्रोडक्ट बनता है 2H2O, और इसका यूज़ किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल। जो फ्यूल सेल होता है इसका यूज़ एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट प्रोपेलेंट इसमें किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है अगला जो क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन के हम स्टडी कर चुके हैं। सेल और उसके टाइप पढ़ लिए हमने, स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म पढ़ लिया, डेनियल सेल की, सॉल्ट ब्रिक पढ़ लिया है, ड्राई सेल पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया है, फ्यूल सेल हो गया है। अब उससे थोड़ा सा हट का टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस टाइप के सेल के कभी हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बताता हूं। यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है। कौन सी प्लेट प्रेजेंट रहती है, प्लेटिनम की प्लेट प्रेजेंट रहती है, और इस प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनम का वायर लगा रहता है। प्लेटिनम की प्लेट पर किसका वायर लगा रहेगा, प्लेटिनम का वायर लगा रहेगा। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट है स्मॉल अमाउंट में मरकरी में डूबी रहती है। किस में डूबी रहती है, स्मॉल अमाउंट में मरकरी में डूबी रहती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है या प्लेटिनम प्लेट है, ठीक है, और इस पर ब्लैक प्लेटिनम की पॉलिश रहती है। देखिए इस टाइप के इलेक्ट्रोड में एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसमें प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है जो प्लेटिनम वायर से जुड़ी रहती है। प्लेटिनम की प्लेट पर ब्लैक प्लेटिनम की पॉलिश होती है और इसमें स्मॉल अमाउंट में मरकरी भी लगी रहती है। क्या लगी रहती है स्मॉल अमाउंट में, मरकरी। मतलब यहाँ पर आप कभी देखे जाए तो क्या लगी रहेगी, यहाँ पर Hg, मरकरी भी लगी रहती है स्मॉल अमाउंट में। और क्लियर कर देते हैं हम आपको। Hg मरकरी लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ग्लास ट्यूब होती है ये अपने टर्म पर पोरस होती है। मतलब इसके नीचे कैसे क्या होते हैं, यहाँ पर ये छेद होते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब ये पूरी की पूरी जो ग्लास ट्यूब है ये एक लार्ज जैकेट में प्रेजेंट होती है। लार्ज जैकेट या हम बात करें तो लार्ज ग्लास जैकेट, लार्ज ग्लास जैकेट में प्रेजेंट रहती है जैसा कि आपको दिख रहा है। और इसमें कोई सा भी एक मोलरिटी वाला एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन रहता है। जनरली हम बात करें एसिडिक सॉल्यूशन ही प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है।
और इस टाइप के सेल का जो पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है इसका पोटेंशियल? 0.0 वोल्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एटमॉस्फेयर पर और 298 केल्विन पर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 298 केल्विन पर इसमें प्योर हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे। क्या पास करवाएंगे हम? प्योर H2 गैस पास करवाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर देखना हो आपको तो एक एटीएम पर 298 केल्विन टेम्परेचर है, या 25 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें आप प्योर H2 गैस पास करवाएंगे। तो प्योर H2 गैस जब पास करवाएंगे तो थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनम प्लेट द्वारा एड्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब एड्सॉर्ब हो जाएगी। टू 298 केल्विन पर और एक एटीएम पर हम इसमें प्योर H2 गैस पास करवाएंगे तो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम प्लेट द्वारा एड्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और कुछ गैस जो है स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में बबल्स के रूप में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? सॉल्यूशन में बबल्स के रूप में जाएगी। और ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि एड्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस और सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन गैस है इनके बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होता। मतलब जब तक इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहेगा नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हुआ दोनों के बीच में, एड्सॉर्ब होना भी गैस बंद हो जाएगी और बबल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होने तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसका पोटेंशियल मैंने आपको बता ही दिया है, 0.0 वोल्ट रहता है। अब हम बात करते हैं सेल की जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? मैकेनिज्म की। नाम में फिर से क्लियर लिख देता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ सेल पोरस यू शेप ग्लास ट्यूब इज प्रेजेंट in which platinum plate and platinum wire is present। मतलब प्लेटिनम प्लेट कनेक्ट रहेगी प्लेटिनम वायर से। प्लेटिनम प्लेट पर किसकी कोटिंग रहेगी? ब्लैक प्लेटिनम की। और जो प्लेटिनम की प्लेट है उसमें स्मॉल अमाउंट में मरकरी लगा रहेगा। अब ये जो पूरी की पूरी यू शेप ग्लास ट्यूब है ये एक लार्ज ग्लास जैकेट में प्रेजेंट रहती है जिसमें एक मोलरिटी का कोई सा भी एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। और इस टाइप की सेल का जो पोटेंशियल है वो होता है 0.0 वोल्ट होता है। अब एक एटमॉस्फेयर पर और 298 केल्विन पर जब इसमें प्योर H2 गैस पास करवाते हैं, प्योर H2 गैस, तो प्योर H2 गैस पास करवाने पर स्मॉल अमाउंट में जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम प्लेट द्वारा एड्सॉर्ब हो जाएगी। AD न कि AB, एड्सॉर्ब हो जाएगी और कुछ हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी स्टूडेंट्स जब तक एड्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस और सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम आने तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल पर होने वाली मैकेनिज्म की। तो स्टूडेंट्स, सेल पर होने वाली मैकेनिज्म आपको मालूम है कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो पहली स्टेप में एट एनोड। तो स्टूडेंट्स, एनोड पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, एक क्यू। तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कैथोड पर अगर हम बात करते हैं कैथोड पर, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। तो इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन का हुआ है, रिडक्शन भी हाइड्रोजन का ही हुआ है।
तो अगर हम बात करते हैं टोटल मैकेनिज्म ऑफ सेल, कि सेल की टोटल मैकेनिज्म क्या होगी, तो देखिए बहुत ही सिंपल है टोटल मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा इधर वाला और हम ये इधर वाला लिख देंगे, ठीक है। देखिए टोटल मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, H2, ठीक है। ये गैस और हमारे पास में आ जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होगी। ये 2H H2 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने देखा, ये थी हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट, और इसमें ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन का ही होता है और रिडक्शन भी हाइड्रोजन का होता है। तो इस टाइप से जो डिवाइस बनी होती है, इस पूरी डिवाइस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जनरली स्टूडेंट्स कभी हम बात करते हैं हम कि सेल, उसके टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इस सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे यहाँ पर, ये हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। सेल के मामले में अब कोई सा भी टॉपिक हमारे पास में नहीं बचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं हमारे अगले, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। एक है EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीज़ों की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, दो में हमको डिफरेंस बताना है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन टू सेल, टू इलेक्ट्रोड, किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का एनर्जी डिफरेंस जब उनमें किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का एनर्जी डिफरेंस जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास न हो, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पास, जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो तो उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेम डेफिनेशन है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का एनर्जी डिफरेंस जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी हम कभी हम बात करें, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन बाय सेल। इसकी हम कभी बात करें तो इट इज मिनिमम देन EMF। ये हमेशा EMF से क्या होता है, कम होता है। इसको कभी हम मेजर करते हैं तो इसे पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर एंड इट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्लियर, एक बार फिर से सुन लीजिए। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो दो हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, और जब पास हो जाए तो उनके बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पास नहीं हो तो EMF। ये हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज रहता है जो सेल से ऑब्टेन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये हमेशा EMF से क्या होता है, कम होता है।
ईएमएफ को अगर मेज़र करना है तो इसको हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कभी मेज़र करना हो तो हम इसे वोल्टमीटर की हेल्प से मेज़र करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस हमारे सामने क्लियर हुआ। पूरे नोट्स आप यहाँ तक डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, क्योंकि सेल क्या होता है और सेल के कितने टाइप होते हैं ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उनकी स्ट्रक्चर भी आपने देख ली है। कैथोड एनोड भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की।